गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का पेपर 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1, कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में फर्स्ट सेक्शन ए है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्ट के अंतर्गत हम देखेंगे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस या प्रस्ताव तथा स्वीकृति के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्ताव या प्रस्तावना किसे कहते हैं, प्रपोजल और ऑफर जो है किसे कहा जाता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को ना करने के उद्देश्य से प्रकट करता है तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा सम्मति उस कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि हम ये करना चाहते हैं और फिर वो ना करके वो उस जो करना चाहते हैं उसके संबंध में अगर दूसरा व्यक्ति भी अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ हम करने के लिए तैयार हैं, तो उसको हम प्रस्ताव कहते हैं या प्रपोजल कहते हैं। और जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है उससे प्रस्तावक कहते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ आता है उससे ऑफरी या प्रस्ताव ग्रहीता कहते हैं, यानी जो कि ग्रहण करेगा उस प्रस्ताव को। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद प्रस्तावक को वचनदाता कहते हैं और प्रस्ताव स्वीकार करने वाले को वचन ग्रहीता। इसमें जो हम प्रस्ताव के लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहली बात इसके अंदर एक वैध प्रस्ताव के अंदर क्या क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहला, कम से कम 2 पक्षकारों का, एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक प्रस्ताव देने वाला और एक प्रस्ताव को ग्रहण करने वाला या उसको प्रस्ताव को मानने वाला। बिना 2 व्यक्तियों के हुए ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। व्यक्ति प्रस्ताव रख सकता है लेकिन उसको ग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। दूसरा होगा, किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए प्रस्ताव की ये विशेषता मानी जाती है कि प्रस्ताव इस संबंध में रखा जाता है कि कार्य को करना है अथवा ना करना है, यानी वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी प्रपोजल उस चीज़ को करने का भी हो सकता है और ना करने का भी हो सकता है। तीसरी बात आती है दूसरे पक्षकार की सम्मति प्राप्त करना, यानी जब हम वो प्रस्ताव तभी वैध होता है जब प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव बाद और उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है दूसरे वाले व्यक्ति से कि वो प्रस्ताव स्वीकार है अथवा नहीं, तो जो है सम्मति मानी जाती है या निमंत्रण माना जाता है। फिर आता है वैधानिक करना। प्रस्ताव तभी वैध होता है जबकि प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य या भावना से किया गया हो। यानी अगर किसी अवैधानिक चीज़ के लिए प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्ताव माना गया है तो वो गलत माना जाएगा, वह सही वैधानिक नहीं माना जाएगा। फिर आता है प्रस्ताव का संवहन, यानी उसके बारे में बताना। प्रस्ताव के संवहन से तात्पर्य होता है कि उसके संबंध में जानकारी देना। फिर आता है प्रस्तावों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रपोजल। टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स में हम देखते हैं 3 प्रकार से होते हैं, प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर, प्रस्ताव ग्रहीता के आधार पर और प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर इसे प्रस्ताव को रखा जाता है। सबसे पहला आता है प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ मेकिंग ऑफर। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पष्ट प्रस्ताव, एक्सप्रेस ऑफर। जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में दिया जाता है तो उसे हम स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। और दूसरा होता है गर्भित प्रस्ताव, यानी शब्दों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से, यानी बोल के या लिखित में ना देकर प्रस्ताव को अगर दिया जाता है तो उसे गर्भित प्रस्ताव कहते हैं, यानी इम्प्लाइड ऑफर होता है। तो प्रस्ताव की विधि के आधार पर 2 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, एक तो स्पष्ट प्रस्ताव और दूसरा गर्भित प्रस्ताव। दूसरा होता है प्रस्ताव ग्रहीता के आधार पर, तो इसमें फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। पहला विशिष्ट प्रस्ताव, स्पेसिफिक ऑफर। जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति को विशेष को दिया जाता है तो उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी जाती है जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है।
दूसरा आता है सामान्य या साधारण प्रस्ताव, जनरल ऑफर। सामान्य प्रस्ताव जो है जन सामान्य या जनता के किसी भी वर्ग को किया गया जाता है, और इस प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति जो है, संसार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी जनता का विशिष्ट वर्ग जो है, वो उसको प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। तो इसे कहते हैं हम सामान्य प्रस्ताव। अगर हम ये देखें कि प्रस्ताव और विशिष्ट प्रस्ताव में क्या अंतर है, तो इसके अंतर्गत हम देखें पहले अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर विशिष्ट प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है, जबकि साधारण प्रस्ताव जनता के किसी भी वर्ग को या सामान्य प्रस्ताव के रूप में दिया जाता है। स्वीकृति की बात करें तो विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसे प्रस्ताव किया गया है, जबकि साधारण प्रस्ताव जन समान में से कोई भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकृति, इसकी स्वीकृति स्पष्ट या गर्भित रूप से दी जा सकती है, जबकि साधारण प्रस्ताव की स्वीकृति जो है वह उसकी शर्तों के अनुसार इच्छित कार्य के रूप में दी जाती है। फिर आता है अस्तित्व। विशिष्ट प्रस्ताव तब तक ही अस्तित्व में रहता है जब तक प्रस्तावक या उचित समय समाप्त नहीं हो जाता या उसका खंडन नहीं किया जाता, जबकि साधारण प्रस्ताव का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं कर देता है, तब तक वह प्रस्ताव बना रहता है। फिर आता है प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव। तो पहला आता है, इसके अंदर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रति प्रस्ताव यानी क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर की बात हम करते, कोई व्यक्ति दो व्यक्ति एक दूसरे को जाने बिना एक दूसरे के समान के प्रकार, समान शर्तों आदि के सहित प्रस्ताव रखते हैं, तो इसे हम प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी भी प्रकार के वैधानिक दायित्व को उत्पन्न नहीं करते, यद्यपि दोनों व्यक्ति समान कार्य को समान शर्तों के आधार पर कर रहे होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये मानना चाहते हैं कि प्रति प्रस्ताव जो है एक दूसरे को एक ही समय पर एक ही समान प्रस्ताव करते हैं तथा प्रस्ताव करते समय उन्हें एक दूसरे के प्रस्ताव की जानकारी नहीं हो, तो इसे हम प्रति प्रस्ताव कहते हैं। यानी दोनों के दिमाग में एक ही समय में एक ही चीज आती है। फिर आता है जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों से हटकर की जाती है, तो उसे हम स्वीकृति प्रस्ताव या स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं, या इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के बारे में हम बात करते हैं जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के किसी अन्य शर्त पर होती है, तो उस तथाकथित स्वीकृति नहीं बल्कि स्थानापन्न स्वीकृति प्रस्ताव कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उसकी स्वीकृति जो है उसकी शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तों के आधार पर भी की जाती है, तो उसे हम स्वीकृति प्रस्ताव स्वीकृति या स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। फिर आता है स्थायी प्रस्ताव, स्टैंडिंग ऑफर। स्थायी प्रस्ताव वह है जो किसी एक विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जा सकता है। इसे हम चालू या कंटिन्यूइंग ओपन ऑफर भी कहते हैं, जिसको हम बाद में और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो हम देखें प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम क्या है। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम में प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकार, सकारात्मक या नकारात्मक कर रहे हैं, और प्रस्ताविता की सम्मति होनी जरूरी है। वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाता है। स्पष्ट तथा गर्भित हो सकता है, साधारण या विशिष्ट हो सकता है, और प्रस्ताव का होना चाहिए, ये जरूरी है। कि प्रस्तावक के हम ये मान रहे हैं कि प्रस्तावक को वैध प्रस्ताव कब माना जाता है, प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव कब माना जाता है, तब जबकि प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए। प्रस्ताव के संवहन का कोई माध्यम हो सकता है, ये भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट आवश्यक है,
ये भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो प्रस्ताव का जो है हम ये मानते हैं, वैध प्रस्ताव हम तभी मानते हैं उसको जब कि एक निश्चित एवं ये स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट, अनिश्चित, लचर प्रस्ताव को वैधानिक प्रस्ताव अनुबंध नहीं कहा जा सकता। प्रस्ताव का प्रस्ताव ग्रहीता को संवहन होना चाहिए, यानी उसको जानकारी होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी के में नहीं होता है तो भी प्रस्ताव को अपूर्ण माना जाता है। प्रस्ताव या प्रस्ताव के निमंत्रण में अंतर है। प्रस्ताव के निमंत्रण के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समय प्रस्ताव तो रखता है, उसके लिए आमंत्रित करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति तब तक अपनी उसके बारे में वैधता प्रस्तुत नहीं करता है। तो इसलिए जो है हम तब तक उसको वैध नहीं मानते तब तक कि दोनों तरफ से उसको वैध सहमति नहीं मिल जाती, और उसकी शर्तों पे जो है जितने भी शर्तें उसके अंतर्गत मेंशन की गई हैं उन शर्तों के आधार पर उसको किया जाए तो उसे हम वैध प्रस्ताव कहते हैं। धन्यवाद।